दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है इनटू द वाइल्ड। दोस्तों कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें हमें मरने से पहले एक बार ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि कुछ कहानियां हमें जीना सिखाती हैं। कहानी शुरू होती है और समय चल रहा 1990 का, जगह है अमेरिका। हमारी मुलाकात क्रिस्टोफर नाम के लड़के से होती है जिसकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है। उसकी इस कामयाबी पे उसके मॉम डैड भी वहाँ मौजूद है। अब ग्रेजुएशन की खुशी में उसके डैड उसे एक कार गिफ्ट करते हैं पर वो लेने से मना कर देता है क्योंकि उसकी बहन ने बताया था कि जब वो और मैं पैदा हुए तो आपकी शादी नहीं हुई थी, जिस बात से उसे खुद पे बहुत गिल्ट फील होता है। अब देर रात क्रिस्टोफर सोचता रहता है कि क्या अब उसे वो चीज़ शुरू करना चाहिए जो उसने बचपन से सोच रखी थी, और जिसके बाद उसके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ अब वो समय आ चुका है। वो अपने आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ जला देता है और अपनी सारी सेविंग एक एनजीओ में दान कर देता है। और अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी नई जिंदगी जीने के लिए निकल जाता है। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 1। वो अपनी कार लेके बीहड़ इलाके की तरफ बढ़ने लगता है पर कुछ देर में अंधेरा हो जाता है और वो वहीं रुककर आराम करने लगता है। लेकिन जब सुबह हो गई थी तो उस जगह पर बाढ़ आ गई थी और उसकी कार जमीन में धंस जाती है और उसे मजबूरन कार को छोड़ना पड़ता है। साथ में अपने साथ लाए पैसों को भी जला देता है वो, क्योंकि उसे अब फ्रीली जीना है बिना किसी पैसों की मदद से। और साथ में लाए पैसों को भी वो जला देता है क्योंकि अब उसे एक फ्रीली लाइफ जीना था बिना किसी पैसों की मदद से। वो हिच हाइकिंग करके आगे बढ़ना चाहता था लेकिन उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देता तो वो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। अब एक जगह रुक कर वो फ्रेश होता है। वहाँ पे उसे अपना नाम भी चेंज कर लिया था जो कि था अलेक्जेंडर। यहाँ से वो सीधा जंगल के अंदर घुस जाता है जहाँ पे उसके पास नेचर था। कोई कार का शोर नहीं था, ना ही कोई लोग थे, हर तरफ शांति थी। वो कुछ दिन जंगल में गुजारता और अपने अंदर के इंसान को पहचानने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो आगे का सफ़र तय करता है। वहाँ से वो रोड की तरफ आता है जहाँ पे उसे जेन और एलेक्स नाम के कपल मिलते हैं जो उसकी तरह एक मुसाफिर थे। वो दोनों क्रिस को लिफ्ट दे देते हैं और कुछ दिनों तक वो अपने साथ ही रखते हैं। उसे भी उन दोनों का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगता है। क्रिस उन दोनों को हमेशा साथ देखना पसंद करता था और यही वजह थी कि उसने कुछ ही दिनों में दोनों की नाराजगी को दूर कर दिया था, जिससे वो दोनों एक बार फिर से साथ हो जाते हैं। अब उसके जाने के बाद जेन बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसके साथ कुछ दिन और रहे। वो उसके बेटे की याद दिलाता था। लेकिन क्रिस को अब अपनी अगली मंजिल के लिए निकलना होगा। उसे अपना सपना पूरा करना है, पर वो क्या है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2। उसका ऐसा मानना है कि लोग अपनी फैमिली से दूर होकर भी रह सकते हैं जैसे कि वो कर रहा है। उसे बस नेचर के पास में ही रहना है। अब चलते चलते उसकी मुलाकात वेन नाम के आदमी से होती है जो एक हार्वेस्टिंग कंपनी चलाता था। अब क्रिस को उसका काम बहुत पसंद आता है, इसलिए वो वहीं रुकने का डिसाइड करता है। वो काम उसके लेवल का तो नहीं था लेकिन वो खुद को पुश करता है क्योंकि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लोग उसे छोटा बना देते हैं। अब वो वेन के साथ ही रहता और उसे अपनी इस जर्नी के बारे में बताता है कि उसका एक सपना है कि वो अलास्का में जाके रहे, वहीं खाए पिए और सो जाए। अब इस सपने को पूरा करने के लिए वो महीनों से चल रहा है, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचेगा तो उसके लिए मुझे एक बंदूक भी चाहिए थी, क्या तुम मुझे दे सकते हो? पहले तो वेन सोचता है कि ये आदमी सच में पागल है, पर उसके जज्बे को देखकर वो हार मान जाता है और उसे वादा करता है कि जब वो यहाँ से जाएगा तो वो उसे बंदूक जरूर देगा। अब कुछ दिनों बाद वो अपना वादा पूरा करता है। तभी एक दिन वेन को पकड़ने पुलिस आ जाती है क्योंकि उसने पायरेसी रूल तोड़े थे। लेकिन अरेस्ट होने से पहले वो क्रिस से कहता है कि अपने सपने को पूरा जरूर करना। अब वेन को वहाँ ना होने की वजह से उसका दिल वहाँ नहीं लगता और इसलिए वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। पर आज पहली बार बीच रास्ते में उसे उसकी फैमिली की याद आती है। उसके साथ बिताए पल याद आते हैं। हर किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हमारी फैमिली हो या फिर लाइफ पार्टनर। इधर उसकी फैमिली, उसके मॉम डैड भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और यहाँ हम क्रिस को देखते हैं जो अपनी मंजिल से भटकना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन चीज़ों को एक पुल के नीचे दफना देता है, उनकी यादों को, जिसे देखकर वो अपनी फैमिली को मिस करता था। अब यहाँ अलास्का पहुंचने के लिए उसे कोलोराडो नाम की रिवर पार करनी होगी जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, पर उसे पार तो करना ही होगा। इसलिए वो पुलिस से परमिशन मांगने जाता है कि उसे वहाँ राफ्टिंग करनी है। वो कहते हैं कि अभी वेव बहुत तेज़ है और तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो क्रिस पूछता है कि ठीक है, मैं कितने दिन में राफ्टिंग कर सकता हूँ? तो बताते हैं कि करीब 12 साल। तो पुलिस वाला अपनी ही धुन में लगा हुआ था, वो उसे ज़्यादा गौर नहीं करता, इसलिए झूठ बोल देता है। पर क्रिस को तो ये पार करना ही होगा और आगे बढ़ने के लिए वो बिना परमिशन के राफ्ट करने की सोचता है, पर ये जितना सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल था।
लहरें बहुत ही तेज होती है पर वो जैसे तैसे करके उसे पार कर लेता है। और यहाँ होती है उसकी एक और कपल से मुलाकात, जो कि बहुत ही बिंदास टाइप के होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। अब वो उन्हें बताता है कि उसे अलास्का जाना है, क्या वो उसे बता सकते हैं रास्ता कैसे है। वो कपल उसे बताते हैं कि अगर तुम चल कर जाओगे तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर तुम इस नदी के सहारे जाओगे तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे। पर इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, वहां पुलिस आ चुकी थी जो उसे ही ढूंढ रही थी। लेकिन क्रिस उनसे छुप कर वहां से निकल जाता और सीधा ऊपर रोड पे आ जाता है, जिसके बाद वो एक जगह रुक के अपने घर वालों को कॉल लगाने की सोचता है। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने एक आदमी पर पड़ती है जिसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी। अब वो उसे माफ़ी मांग रहा था और उससे कहता है कि हनी मुझे एक और चांस दो। ये सुनकर क्रिस अपना माइंड को चेंज कर देता है और वहां से निकल जाता है। अब उसे फिर से नदी के सहारे आगे बढ़ना है, पर यहाँ उसके लिए एक मुसीबत बढ़ जाती है। यूएस के बॉर्डर क्रॉस करते टाइम उसे पकड़ लिया जाता है, उसकी गन भी उसे ले ली जाती है और एक दिन उसे जेल में भी रहना पड़ता है। अब ऑफिसर का कहना था कि बिना आइडेंटिफिकेशन के वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ क्रिस सोचता है कि अगर वो पैदल जाएगा तो वो फिर से पकड़ा जाएगा, इसलिए वो इस बार ट्रेन का सहारा लेता और फिर वो एक ट्रेन पर चढ़ जाता है जो उसे सुबह तक मैक्सिको शहर छोड़ देती है। अब वो जंगल पहाड़ होते हुए एक खचाखच भरे हुए शहर में था। यहाँ उसे एक एनजीओ भी मिलता है जो लोगों की मदद करते थे। वो उसकी मदद करते हैं और उसे एक बेड देते हैं रहने के लिए, उसे खाना भी देते हैं। लेकिन क्रिस देखता है कि शहर में तो लोग भाग रहे हैं पैसों के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई किसी को इम्प्रेस करने के लिए और कोई अपनी पावर दिखाने के लिए। सब के सब लोग भाग रहे हैं। उसे वहां घुटन होने लगती है, इस वजह से वो उसी रात वहां से निकल जाता है, उसी ट्रेन में वापस बैठ जाता है। वेल अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 3। यहाँ दोस्तों उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ट्रेन में इलीगल तरीके से बैठते हुए, और फिर क्या था वो उसे बुरी तरह से मारते हैं और वहीं ट्रैक में छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो ट्रेन में बैठने का सपना भी छोड़ देता है। उसे अपने पुराने तरीके को ही आजमाया और वैसे ही आगे बढ़ता रहा और वो पूरे दिन शहर में घूमता रहता है। पर कुछ दिनों बाद उसने वो शहर भी छोड़ दिया और कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां उसे एक बार फिर से जीन और एलेक्स मिलते हैं जो उसे देख के बहुत ही खुश थे और सभी फिर से टाइम स्पेंड करते हैं। पर यहाँ उनके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है ट्रेसी। वो धीरे धीरे क्रिस को लाइक करने लगी थी और वो दोनों भी कई जगह को एक्सप्लोर करते हैं और ट्रेसी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगती है। ट्रेसी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन एलेक्स उससे उसकी एज पूछता है तो वो कहती है कि 18, लेकिन दोस्तों वो झूठ बोलती है, वो सिर्फ 16 साल की थी। तो एलेक्स समझ जाता है और वैसे भी एलेक्स को अपना सपना पूरा करना था। यहाँ एलेक्स और जेन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि जेन को उसमें अपना बेटा दिखता था जिससे वो 2 सालों से नहीं मिली। सभी साथ में डिनर करते हैं और अगले दिन एलेक्स फिर से अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है। सभी को छोड़कर उसे जाते हुए देखकर ट्रेसी बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि वो उसे सच में प्यार करने लगी थी। पर एलेक्स यहाँ रुक नहीं सकता। अब उसे चलते हुए करीब 15 महीने हो चुके थे। वो 15 महीनों से चले जा रहा है, नए लोगों से मिलता जा रहा है, लेकिन उसके इरादे को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि उसे वापस घर जाना है। वेल अब वो कैलिफोर्निया के एक पहाड़ पे कैंप लगाता है और कुछ दिन वहीं रेस्ट करने की सोचता है। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक रिटायर ऑफिसर रॉन से होती है। अब यहाँ उन दोनों की काफ़ी बनती है क्योंकि वो दोनों एक ही तरह के थे, एकदम बिंदास। रॉन उसे अपने साथ वहाँ के काफ़ी फेमस जगहों पे ले जाता है। दोनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। रॉन उसे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है, तो वो कहता है कि 23। तो रॉन को थोड़ा शौक लगता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए, तुम्हें कोई जॉब करनी चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। तो एलेक्स कहता है कि मुझे लगता है कि करियर 20वीं सेंचुरी का इन्वेंशन है और मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे पास कॉलेज डिग्री है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब रॉन को उसका नेचर काफ़ी अच्छा लगता है, उसकी स्पिरिट काफ़ी पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाता और बात करता है, अपनी बीवी के बारे में बताता है और कहता है कि बहुत समय पहले उसकी डेथ हो चुकी है और उसका बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और वो यहाँ पे अकेले है और अब वो यहाँ छोटी सी लेदर शॉप चलाता है। अब यहाँ क्रिस को उसके काम में इंटरेस्ट आने लगता है, इसलिए वो उसका काम सीखता है और एक दिन वो ऐसे ही बेल्ट बनाता है जिसमें वो अपनी पूरी जर्नी को मेंशन करता है कि कैसे वो आगे बढ़ा और उसने क्या क्या किया। पर ऐसे ही करते करते उसे 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब उसे यहाँ से निकलना है अलास्का के लिए क्योंकि कुछ ही दिनों में मौसम खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ रॉन को क्रिस का साथ बहुत पसंद आने लगा था। वो चाहता था कि वो उसे छोड़कर ना जाए, इसलिए वो उसे बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो और मेरे वंश को आगे बढ़ाओ। एक तरीके से वो उसे अडॉप्ट करना चाहता था,
लेकिन क्रिस बोलता है कि मैं अभी इस चीज़ के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। हाँ, लेकिन जिस दिन मैं अलास्का से वापस आऊंगा उस दिन हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। वेल गाइस, हमें इस पूरी कहानी में एक बात ज़रूर सीखने को मिलती है कि इज्जत करना किसी के साथ रहने का तरीका आना चाहिए, जिसकी बदौलत आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्रिस ने कर लिया था। वो जिनसे भी मिला था सब चाहते थे कि वो उसके साथ रहे। वेल, अब वो अलास्का के लिए निकल जाता है और एक कार वाला उसे वहां तक ड्रॉप कर देता है, पर वो देखता है कि उसके बूट्स खराब हो चुके हैं। देखता है कि उसके पास बूट्स नहीं है, तो वो अपने बूट उसे गिफ्ट के तौर पर दे देता है, जिसे लेकर क्रिस निकल जाता है अपने सपने को पूरा करने के लिए। पर क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। क्रिस यहाँ पे अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान भी लाया था, उसके पास कुछ बुक्स भी थी। वो एक पेड़ पर अपनी टोपी निशानी के तौर पर लगा देता है, क्योंकि उसके रास्ते में एक नदी थी जिसे उसे पार करना था, पर जब वो वापस आएगा तो उसे रास्ता याद रहेगा। अब वो उस नदी को पार करता है, उसके साइड में ही एक कैंप लगा लेता है और बड़े मजे से ही इस पल को जीने लगता है, जिसमें वो किताबें पढ़ता है, शिकार करता है, उसे पकाता है, खाता है, और दिन कैसे निकल रहे थे उसे पता ही नहीं चल रहा था। पर यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी, क्योंकि धीरे धीरे करके उसका खाना अब खत्म होने की कगार पर आ चुका था। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी अच्छे लोगों का साथ नहीं छोड़ता। अब चलते हुए एक दिन उसे एक बस दिखती है। उसे लगता है कि शायद ये जिसकी भी होगी वो आसपास ही होगा, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद वहाँ कोई नहीं आता, जिस वजह से वो उस बस पर कब्जा कर लेता है और वो बस में रहने चला जाता है। वेल, अब इस जानलेवा ठंड में उसे एक ठिकाना तो मिल गया था। अब वो उस बस को मैजिक बस का नाम देता है। वो सारा सामान उसमें रख लेता है। अब यहाँ क्रिस का हर रोज का काम होता है, जिसमें वो सोने से पहले बुक्स पढ़ता था, आज उसने दिन में क्या किया ये लिखता था, और कितने दिन बाद उसे घर जाना है ये भी लिखता था। पर यहाँ देखते ही देखते समय बीतने लगता और क्रिस का वजन अब कम होने लगा था, जिस वजह से उसे हर महीने अपने बेल्ट में एक नया होल बनाना पड़ता था। एक दिन वो एक डियर का शिकार करता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। उसे बहुत खुशी थी कि अब उसका मांस खाकर वो कई दिनों तक सरवाइव कर पाएगा और उसे स्टोर करके रख पाएगा। लेकिन दोस्तों, ये नेचर है, यहाँ पर किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते, जिस वजह से उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है और वो डियर का मांस डिकम्पोज होने लगता है, जिससे उसे एक दिन और भूखा ही रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो फाइनली डिसाइड करता है कि उसे जो करना था उसने कर लिया है। अब उसे यहाँ से जाना चाहिए, वरना वो भूख से ही मारा जाएगा। लेकिन मैंने कहा था ना कि अब असल कहानी तो यहाँ से शुरू होने वाली है। क्रिस अपना सामान पैक करता और निकल जाता है जिस रास्ते से वो आया था। लेकिन जिस नदी को पार करके वो यहाँ तक पहुंचा था वो अब अपनी पीक पर थी और मौसम बदल चुका था, और उसका इस नदी को पार कर पाना नामुमकिन के बराबर था। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो उसका सामान बह जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उसे इस खतरे में उतरना ही पड़ता है। उसे दूर टंगी अपनी टोपी भी दिखती है। वो पानी में जाता है, बट उसका आधा सामान बह जाता है, और तभी वो भी बहने वाला होता है कि तभी वो एक पेड़ को पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब यहाँ क्रिस को मजबूरी में वापस अपनी मैजिक बस पर लौटना पड़ता है। जिस क्रिस को हमें कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसे किसी बात का डर नहीं था, किसी बात की टेंशन नहीं थी, वो अब बदल चुका है, क्योंकि भूख और हालात हर किसी इंसान को बदल कर रख देते हैं। क्रिस के पास अब खाने का सामान खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि वो अपना शिकार भी नहीं कर सकता। उसे गुस्सा आने लगा है, चीज़ों को तोड़ने लगा है, वो चिल्लाने लगा है, हर रोज बस खाने की तलाश में रहता है। पर आखिर में उसे जंगल से कुछ फल और पौधे खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन उसी फल और पौधे में एक पौधा होता है जो कि बहुत ही जहरीला होता है, इसलिए वो अपने साथ किताब लाया था जिसमें वो हर रोज कि कौन सा पौधा जहरीला है या फिर नहीं है। अब धीरे धीरे क्रिस कमजोर होने लगा था, उसकी आई साइड भी वीक हो चुकी थी, जिस वजह से एक दिन वो उसी जहरीले पौधे को कुछ और पढ़ लेता है और उसे खा लेता है। उसे खाते ही उसे अजीब सा रिएक्शन होने लगता है और क्रिस को अब खुद पे गुस्सा आने लगता है। जब उसे इस बारे में पता चलता है कि इस पूरे सफर में उसे पहली बार लगता है कि उसने यहाँ की एक गलती कर दी। कुछ दिन बाद वो जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया था और उसके अंदर अब इतनी भी जान नहीं थी कि वो उठ सके, पर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता। लेकिन आखिर में उसे पता चल जाता है कि उसका सपना ही उसकी मौत का कारण बनने वाला है। और अब वो अपने आखिरी समय में वो उसी बुक में एक लाइन लिखता है कि हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन शेयर्ड, यानी कि खुशी तभी अच्छी लगती है जब आप उसे दूसरों के साथ बांटें।
क्रिस को समझ आ गया था कि इंसान फैमिली के बिना जी तो सकता है, पर कुछ ही दिनों तक। आखिर में उन्हें जरूरत पड़ ही जाती है, जैसे कि आज मुझे पड़ी है, पर आज वो मुझसे कई मील दूर है। उसे इस सफर में निकले महीनों से ज्यादा हो गए हैं। एक दिन उसे एहसास हो जाता है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो खुद को पानी से साफ करता और एक जगह जाके लेट जाता है और अपने पलों को याद करने लगता है जो उसने अपने मॉम डैड, अपने दोस्तों के साथ बिताए थे। उसकी आंखों में आंसू थे, पूरी बदन कांप रही थी और फिर अगले ही पल वो दम तोड़ देता है। जाने से पहले उसने इस दुनिया के लिए एक नोट लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि मैंने अपने सपनों को जिया है, जिसके लिए मैं गॉड को थैंक यू कहता हूँ। और कहानी के आखिर में हमें क्रिस की ओरिजिनल फोटो भी दिखाई जाती है, क्योंकि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और बताया जाता है कि उसके मरने के 2 हफ्ते बाद मूस हंटर को उसकी लाश देखने को मिली, जिसके बाद क्रिस की बहन को इस बारे में बताया गया। हम क्रिस के डैड को देखते हैं जो बिना कुछ सोचे ही समझे रोड पर निकल जाते हैं। अपने बेटों को याद करके वो रोने लगते हैं। उनका सारा दुख, दर्द, सारी पीड़ा बाहर आ जाती है। अब ये इमोशनल सीन देखकर आप समझ जाएंगे कि माँ बाप आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब कुछ दिनों बाद उसकी बहन कैरीन क्रिस की एशेस को लेकर आसमान में उड़ जाती है और कुछ इस तरह से एक सपने के साथ ही इस कहानी का अंत हो जाता है।